बात करेंगे ध्वनि चैप्टर यानी कि साउंड, जो कि क्लास 9th की साइंस का बुक का एक ऐसा चैप्टर है जो 9th के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है एग्जाम में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाएगी, चाहे वो सहायक भंडारपाल का पेपर हो, चाहे वो वन दरोगा का पेपर हो, चाहे वो वन रक्षक का पेपर हो, यानी कि कोई भी ऐसा पेपर जिसमें साइंस पूछी जाएगी, तो वहाँ आपका ये इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको इस चैप्टर को ध्यान में रख के चलना है। एक ये चैप्टर है, एक हमारा लाइट चैप्टर है और एक बल तथा त्वरण चैप्टर है, गति चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमने अभी देख चुके हैं हम लोग। हमको अभी ये हमारा आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को और मजबूत करिए जिससे कि आप एग्जाम में अपने अटेम्प्ट बढ़ाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेरा नाम है नितिन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि सरकारी जॉब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर ध्वनि। देखो, जो ध्वनि होती है हमारी, नॉर्मली हम ध्वनि को किससे समझते हैं? देखो, जो मैं बोल रहा हूँ और जो आपके कानों तक पहुंच रहा है वो क्या है? ध्वनि तो है, यानी कि साउंड ही तो है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती ही होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, यानी कि साउंड वैक्यूम यानी कि निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती। उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। अब जैसे बात करते हैं कि जो साउंड है उसका उत्पादन कैसे होता है, यानी कि प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड। अगर देखो कोई यहाँ पे तार है या धागा है और वो दोनों सिरों से क्या है, बंधा हुआ है, हमने उसको हल्का सा टिक किया तो क्या होगा? उसमें कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन से ही हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम उसको हल्का सा टिक करेंगे तो आपको हल्की सी पन 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 जैसी कुछ आवाज आपके कानों तक सुनाई देगी, वही हमारी क्या है, साउंड है। तो हम ऐसे साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं साउंड की, अब डेफिनेशन की। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का रूप है जो कि तरंग के रूप में ट्रेवल करता है, यानी कि जो वेव के रूप में ट्रेवल करता है। बात करते हैं वेव की। अच्छा, वेव के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम बात करते हैं साउंड के एक फॉर्म की जिसका नाम है ऑडिबल साउंड, यानी कि सुनने वाला, जो कि हम सुन सकते हैं। अब उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी, ये आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं, सुनने वाले को। जो इसकी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज को हम ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज, ये है हमारा हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से ये क्या है, हमारी ध्वनि को नापने की क्या है, इकाई है, यूनिट है इसकी, है ना। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये होती है हमारी ऑडिबल साउंड, ठीक है, जिसको हम सुन सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम नहीं सुन सकते वो क्या होती है, उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल, है ना, जिसको हम नहीं सुन सकते। तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है हमारा? एक आता है इंफ्रा, जो कम होगा। कम के लिए नॉर्मली कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंफ्रा। तो वो आ जाएगा हमारा इंफ्रा। और ज्यादा के लिए आ जाता है हमारा अल्ट्रा, ठीक है। कम के लिए इंफ्रा और ज्यादा के लिए अल्ट्रा। ऑडिबल साउंड को हम एक नाम और देते हैं, सोनिक। क्या नाम देते हैं? सोनिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक। तो ये इसके नाम होते हैं, है ना। तो आप इनको आपको याद रखना है। ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है कौन सी होती है, हमारी ऑडिबल होती है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन आपको दिए होते हैं। कम वाली इंफ्रासोनिक, ज्यादा वाली अल्ट्रासोनिक, ये आपको याद रखना है। कम वाली इंफ्रा, ज्यादा वाली अल्ट्रा। तो ये हो गया हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो रेंज होगी वो हमारी ऑडिबल रेंज के अंतर्गत आती है। अब देखो, जो हमारी अल्ट्रासोनिक जो रेंज होती है, इससे हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारे एको की। इको एको जो कि आप बोलो, इको की होती है हमारी। इसका सिंपल सा मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, REFLECTION। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करना भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? एक एग्जांपल हम इसका अगर लें तो आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक वेव का जो जहाज होते हैं,
जहाज क्या करते हैं, अगर ये कोई जहाज है पानी में, वो क्या करता है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है उसको ये पता लगाने के लिए कि भैया ये कितनी, हम जो है वो कितनी गहराई पर है, हम जो है कितनी गहराई पर। उसने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव भेजी और वो अल्ट्रासोनिक वेव यहां से वापस गई। ये होता है हमारा सेंडर और ये होता है हमारा रिसीवर। तो सेंडर भेजता है, रिसीवर ग्रहण करता है। तो रिसीवर हमको फिर उसके बाद ये बता देता है कि भैया ये इतनी दूरी पर है ना, इतनी दूरी पर है, ये आपको अभी इतना आगे नहीं जाना, या इतना आगे आपको जाना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पानी जहाज में उतरा और पानी का जो जल है उसकी जो गहराई है वो काफी कम है, तो उसके बाद क्या होगा, जहाज फंस जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पहले जहाज को उतारने से पहले भी क्या करते हैं, वो एक रेडिएशन भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक रेस भेजते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि ये जो हमारा जहाज है वो कितनी गहराई के जल में उतर रहा है। तो उससे हमारा ये होता है कि हमारा जहाज की हम दूरी, यानी कि पानी की जो दूरी होती है, समुद्र की गहराई नापने, क्वेश्चन ये आता है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए आप कौन सी वेव का यूज करते हो, तो वो कौन सी हमारी साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। ठीक है, दूसरा क्या इसका एग्जाम्पल होता है, दूसरा इसका आपका एग्जाम्पल हो सकता है चमगादड़ का। चमगादड़ का जो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये आता है कि चमगादड़ कौन सी रेस को भेज के अपना शिकार ढूंढता है। तो कौन सी रेस को भेज के ढूंढता है, अल्ट्रासोनिक रेस को भेज के ढूंढता है। अब बात आती है कि वो शिकार करता कैसे है। देखो ये हो गया, हमने मान लिया कि ये है हमारा चमगादड़ बैट और यहाँ पे है कोई कीट, यानी कि कोई कीड़ा वीड़ा है और इसको उसको खाना है। तो वो क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक रेस भेजता है। ठीक है, उसने अल्ट्रासोनिक जो रेस भेजी, यहां से क्या हो गई, वो इस पे टकराई। जब इस पे टकराएगी तो उसके बाद वो वापस आएगी, जैसे कि जहाज के केस में हुआ था। तो ये वापस आएगी और उसके बाद चमगादड़ ये अपने मन में कैलकुलेशन करता है कि भैया जो कीड़ा है वो इतनी दूरी पर है और यहाँ पर है। अब वो उसकी जो भी कैलकुलेशन होती होगी, भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट किया है, तो इस तरीके से वो कीड़े के पास जाता है और उसको खा के वापस आ जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव का एक अलग एग्जांपल हो गया। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो सोनार का आता है, SONAR। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, साउंड, SO से साउंड, N से नेविगेशन और A से एंड, R से रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो किसके काम में आता है, अल्ट्रासोनिक जहाज जब समुद्र में उतरता है तो समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। अभी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं। उसके बाद लिक्विड, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं जो तैरते हैं। उसके बाद आती है गैस, जैसे कि हमारी गैसेस होती हैं। यानी कि इसको आपको मैं इसमें 3 पॉइंट बताऊंगा, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं स्पीड ऑफ साउंड के अंतर्गत। पहला, जो इसकी स्पीड होती है वो किसमें सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है एयर में, यानी कि वातावरण में। वातावरण का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द साउंड की, वो होगी 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर इतनी है। थर्ड पॉइंट में आपको बताने वाला हूं कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि हमारे कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान पर कहने का मतलब है 37 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, वो होती है हमारी 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है तो यूनिट तो यही होगी, मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी जो वातावरण में, एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड 332 थी, उसके बाद कितनी होगी 37 डिग्री सेल्सियस पर 340। यानी कि देखो स्पीड बढ़ रही है इसकी। 0 डिग्री सेल्सियस था तो स्पीड 32 थी, 7 हुआ तो 40 होगी। यानी कि क्या हुआ, टेम्परेचर जब बढ़ा तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा
वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, किसकी, साउंड की। तो ठीक है, ये हमने यहाँ से सीखा। तो एनसीईआरटी बुक का एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, और एक टॉपिक है लाउडनेस यानी कि प्रबलता। तो देखो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भैया तीव्रता और प्रबलता जब सभी के सब वॉल्यूम है तो इन दोनों में हमारा डिफरेंस होता क्या है, तो वो मैं आज आपके यहाँ पे डिफरेंस दूर करूंगा। तो ध्वनि की तीव्रता से आप ये समझ सकते हो कि ध्वनि स्रोत से यानी कि सोर्स से आपके पास कितनी ध्वनि पहुंच रही है, कितनी वॉल्यूम आपके पास आ रही है, उसको हम बोलते हैं तीव्रता। अब प्रबलता क्या होती है अगर तीव्रता ये है तो देखो प्रबलता वो होती है कि वो सुनने वाले पे डिपेंड करती है, यानी कि उसके सेंस पे डिपेंड करती है। देखो कोई ज्यादा सुनता है और कोई कम सुनता है, उसके वो कान की उसकी जो सेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर उसने अपने कान में कॉटन लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्या सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, और उसी के बगल में जो दूसरा बंदा बैठा होगा उसको ज्यादा। अगर उसने कॉटन नहीं लगाया है तो यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, सेंस पे डिपेंड करेगा। कौन, प्रबलता, लाउडनेस इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेलोडी, यानी कि हमको जो सुनने में ध्वनि जो होती है प्रिय होती है, जिसको हम म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में म्यूजिकल साउंड भी दिया होगा, किसी किसी बुक में मेलोडी भी दिया होगा। तो जो मेलोडी साउंड है वो हम क्या करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, सुनने में हमको अच्छा लगता है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आजकल के जो गाने बनते हैं, हमारे जो पापा लोग हैं, दादा लोग हैं, उनको वो पसंद ना आए, उनके लिए वो क्या है, उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना, वो सीधे बोलते हैं भैया इसको बेटा बंद कर दे, तू मेरे तो समझने को जाने लगा, ऐसे तो बोलते हैं। तो यानी कि उनके लिए क्या है, वो शोर है, तो वही हमारा नॉइस कहलाता है। इसके अंदर दो चीजें थी, एक थी म्यूजिकल साउंड यानी कि मेलोडी, दूसरा था नॉइस। तो नॉइस क्या है, शोर जो हमको सुनने में पसंद नहीं है, यानी कि कर्कश आवाज जिससे हम इरिटेट हो जाते हैं, तो वो होती है हमारी नॉइस। और प्रतिध्वनि की बात कर रहा हूँ जो, और दूसरा क्या होता है हमारा मेलोडी, जो हमको संगीत प्रिय यानी कि जो हम सुनने में अच्छा लगता है, और वो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा। तो बस हमारी वो क्या है, माइंड पे डिपेंड करता है कि किसको हम मेलोडी कह रहे हैं और किसको हम नॉइस कह रहे हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिध्वनि की, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रतिध्वनि क्या होती है। देखो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है कि जब आप किसी हॉल में जाते हो, जो कि कंसर्ट हॉल होता है, जहाँ पे क्या होते हैं मीटिंग्स वगैरह होती हैं, काफी मात्रा में लोग बैठाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठाए जाते हैं। तो जो उसकी आप जो बनावट देखोगे ना, जो उसकी छत होगी नॉर्मली वो क्या होती है, कर्व शेप में होगी। कैसी होगी, अगर ये एक हॉल है तो जो इसका जो छत होगी, छत वो क्या होगी, थोड़ी कर्व में होती है। क्या होती है, थोड़ी कर्व होती है। अब वो कर्व क्यों बनाई जाती है कि जिससे जो साउंड, जो सोर्स से जो साउंड निकले ना, वो हमको स्पष्ट सुनाई दे, यानी कि बिल्कुल साफ सुनाई दे। क्योंकि वरना क्या होगा, हमारी आवाज गूंजेगी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आवाज गूंजती नहीं है। समझ में आया। और दूसरा तो एक तो इसकी छत ऐसी बनाई जाती है, आपने देखा होगा वहां पे पर्दे लगे होते हैं मोस्टली। आपने कभी गौर किया ये बात कि वहां पे पर्दे भी काफी लगे रहते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, जब बोलने वाला जब बोलता है या सोर्स अगर कोई स्पीकर भी लगा है तो क्या होता है, उसकी जो आवाज होती है वो एब्जॉर्ब करता है और शोषित करते हैं। और साथ ही जो इसकी दीवारें होती हैं, वॉल, उनको भी क्या बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है, खुरदरा, जिससे कि जो दीवार है वो जो आवाज है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ये कि जो श्रोता है यानी कि जो ध्वनि का सोर्स है वहां से, और जो ऑब्स्टेकल है यानी कि जो अवरोधक है उसके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो जो डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी वो होती है 17.2 मीटर, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है वो इतनी होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे, उसके लिए इतनी मिनिमम डिस्टेंस आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक तो ये देखा, ठीक है। और आज हमने क्या देखा, हल्का सा रिवीजन। पहले हमने देखा ध्वनि होती क्या है, साउंड क्या होती है, साउंड किसमें ट्रेवल करती है, कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा हम बात कर, एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मीडियम क्या होता है, जिसको नहीं पता। तो हम मीडियम को ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे और आपके बीच में एक ऐसी वस्तु है जिससे हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। तभी तो आपके पास मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, एक मीडियम, कैमरा भी एक मीडियम हो सकता है, या एक फोन भी एक मीडियम हो सकता है, या यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब क्या है हमारा एक मीडियम हो सकता है ना, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो ऐसे ही हमारा वो भी मीडियम है कि अगर हमको आवाज को यानी कि ध्वनि को अगर ट्रेवल करना है
तो उसके लिए एक मीडियम की उसको आवश्यकता होती है। यानी कि हमने एक चीज यहाँ से ये सीखी कि ध्वनि जो है, साउंड है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता क्या? साउंड। ये आपको याद रखना है एक पॉइंट कि वैक्यूम में ट्रेवल, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। हमने सीखा था उसके बाद जो ध्वनि होती है ऑडिबल साउंड कितनी होती है? 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज। इससे कम इंफ्रा, इससे ज्यादा अल्ट्रा। अल्ट्रा के अंदर क्या क्या था? अल्ट्रा के अंतर्गत था हमारा, हमने सोनार पढ़ा, चमगादड़ का एग्जाम्पल देखा, तो ये था हमारा अल्ट्रा के अंदर। सोनार के अंदर क्या था? जो मैंने आपको जहाज का एग्जाम्पल बताया था। सोनार हमारा आता है दूरी नापने में, किसकी? समुद्री गहराई नापने में। तो ये सारी चीजें हमने देखी, प्रतिध्वनि देखी हमने, नॉइज देखा। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, और पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस थैंक यू आज के लिए।